शुरू में आप आए तो आप यू आर नॉट ट्रेन्ड, जब पहले बार आए, जब अलीगढ़ या जहाँ से आप मेरठ से आए, तो एक कुछ रोमांटिक नोशंस लेके आप आए और आपने बहुत सारी कठिनाइयाँ उस वक्त इतनी झेली है कि बाद में कोई वैसी कठिनाई तो मतलब इतना बड़ा कुछ देखने को मिला नहीं होगा जितना आपने उन सालों में या उन 2 महीनों में देखा होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो जब आप उस वक्त आए थे तो भी आपने कई छोटे-छोटे मतलब मॉब्स में वगैरह ऐसे कुछ एक्स्ट्रास के रोल्स किए थे। तो वो एक एक्सपीरियंस है और उसके बाद में जब आप ट्रेंड हुए, मतलब एनएसजी का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद एफटीआई में ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद जब आप फिल्म इंडस्ट्री में गए तो आपको कुछ फर्क नज़र आया खुद में और इंडस्ट्री में? अपने में तो कोई फर्क नहीं नजर आया, सिवाय इसके कि ट्रेंड होकर और तैयार होकर मैं जब आया तो मुझे एक्टिंग करने के पैसे मिल रहे थे। जो ऐसा काम था जो करने के लिए मैं लोगों को पैसे देने के लिए तैयार होता, वो काम करने के लिए मुझे पैसे मिल रहे थे। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच हो सकता है। और 2 फिल्में हैं जिनमें मैंने बतौर एक्स्ट्रा काम किया है। आप बहुत गौर से वो फिल्में देखेंगे तो शायद मैं नजर भी आ जाऊँ। अमन नाम की एक फिल्म है और सपनों का सौदागर नाम की दूसरी फिल्म है। बट मेरी राय है कि आप टाइम खराब ना करें उनको देखने में। लेकिन उन एक्स्ट्रा का काम करते वक्त भी कैमरा के सामने रहकर और एक बनावटी कैरेक्टर बनकर मुझे तब भी उतना ही मजा आया था जितना जब मुझे लाखों रुपए मिलने लगे बनावटी कैरेक्टर बनने के लिए। तो बेसिकली एक्टिंग के काम से मुझे इतना प्यार है कि वो करने के लिए मैं बेचैन था। और बहुत लोगों ने नसीहत दी कि ये बेवकूफ़ी मत करो, तुम नहीं बन पाओगे। एक्टर बनने के लिए तो किस्मत चाहिए होती है और एक्टर बनने के लिए तो ये और वो और ये तो लॉटरी है और ये और मेरी समझ में कभी भी नहीं आया, मैं जब 14-15 साल का भी था, कि ये लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर ये एक पेशा है, जैसे कि मेरा भाई फौजी बनना चाहता है या दूसरा भाई इंजीनियर बनना चाहता है या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं एक्टर बनने का फैसला क्यों नहीं कर सकता और उसकी तैयारी अभी से क्यों नहीं कर सकता 14-15 साल की उम्र से। तो वो मैंने करनी शुरू की। हालांकि एक्टरों की ट्रेजेडी ये है, नौजवान एक्टरों की, कि उन्हें समझ ही में नहीं आता कि हम करें क्या। एक डांसर के लिए या एक सिंगर के लिए या एक स्कल्पटर के लिए या एक पेंटर के लिए तो कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं जिनका पालन करना ही पड़ता है। बिल्कुल। बट एक नौजवान जो एक्टर बनना चाहता है वो क्या करे, कहाँ सीखने जाए, किससे नसीहत पाए। उसके ऊपर हंसने वाले तो बहुत मिल जाएंगे और ये कहने वाले कि भाई ये ख्वाब छोड़ दो, ये बेवकूफ़ी होती है वगैरह वगैरह, पर मदद करने वाला कोई नहीं मिलता। तो मैंने अपने आप ही कुछ अपना पागलपन पालना शुरू किया था उस उम्र से और वो एक सुलगती आग बन गया है जिसमें मैं आज तक हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। और जब आप इंस्टीट्यूट में थे तब और आजकल भी हम जो देखते हैं इंस्टीट्यूट में जो नज़ारा है, मतलब ये बहुत ही अलग प्रश्न है, लेकिन उन दिनों में भी स्ट्राइक हुई थी जब आप थे एफटीआई में, और आजकल जो कुछ माहौल है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि किस वजह से ये सब कुछ और क्या, कौन लोग और क्या जिम्मेदार है इसके लिए? एक तो हम लोगों ने एक्टिंग कोर्स में, जब मैं सेकेंड ईयर में था, स्ट्राइक की थी इस बात पे कि हर एक एक्टिंग स्टूडेंट को कैमरा के सामने काम करने का मौका नहीं मिलता था। हमें ये नाइंसाफ़ी लगी, लेकिन कोई भी हमारे साथ सहमत नहीं था। कोई भी किसी ने हमारी बात पे एग्रीमेंट नहीं दिखाया। उन्होंने कहा तुम एक्टर अपने आप को समझते क्या हो, तुम हमें, जबकि बाहर के स्टूडेंट्स और डिपार्टमेंट्स में नहीं लिए जा सकते थे, सिर्फ एक्टिंग में लिए जा सकते थे। हमें आपत्ति थी इस बात पे। खैर वो बहुत लंबी कहानी है। एक्टिंग कोर्स बंद कर दिया गया उस साल कि ये एक्टर लोग जो हैं ये बहुत इनडिसिप्लिन्ड हैं और दुखी करते हैं और बात बात पे स्ट्राइक करते रहते हैं। This was quoted by the Khosla Committee report. Yes. Acting course students are troublesome, aggressive, पता नहीं क्या क्या, जो किसी हद तक सही भी थी ये बात। एक्टिंग कोर्स बंद होने के बाद हर साल इंस्टीट्यूट में स्ट्राइक हुई।
तो मेरे ख्याल से एक्टर्स जिम्मेदार नहीं थे ये सारी जो हालात आज पहुंच गए हैं उसके। जिम्मेदार थी बहुत सारी चीजें, इंस्टीट्यूट की ढीली डिसिप्लिन, बहुत सारे निर्देशन के स्टूडेंट्स का एटीट्यूड। मुझे कोई हिचक नहीं है ये बात कहने। जो लोग वहां निर्देशन पढ़ने आते हैं उनको लगता है कि वहां दाखिल होते ही वो फेलिनी के बाप बन गए हैं और दाढ़ी खुजाने के अलावा वो और कुछ नहीं सीखते। दाढ़ी खुजाना जरूर सीखते और कुछ ये सब करना भी बाकायदा उनको सिखाया जाता है। बहुत तगड़ी वर्जिश होती है इन सब एक्सरसाइज, जूम इन जूम, ये सब सिखाया जाता है। गहरी बड़ी बड़ी फलसफे की फिल्में बनाते हैं जिनको देख के आपका सर दर्द ना हो जाए तो मतलब बहुत कमाल की बात होगी। और इस गलत फहमी में थे कि ये तो हमारी फिल्म है, मैं डायरेक्टर हूं, मेरी फिल्म है, जैसे कि और कोई कुछ कर ही नहीं रहा उस फिल्म में। अ फिल्म बाय का आता नहीं आपको फिल्म बनाने का, और अ फिल्म बाय आप कहते हैं उस फिल्म को। मेरे ख्याल से ये एक कंप्लीटली अनसिंक्रोनाइज्ड एटीट्यूड और टेंडेंसीज जो थी। एक्टर्स तो हमेशा अलग ही रख दिए गए थे कि भाई ये तो, और क्योंकि एक्टर्स के बारे में रिजेंटमेंट भी बहुत था कि ये कामयाब बहुत जल्दी हो जाते हैं। 6 महीने यहाँ से निकलने के बाद मर्सिडीज गाड़ी में बैठ के आते हैं, तो एक, और ये जस्टिफाइड भी था क्योंकि बहुत से नाकारा एक्टरों को भी कामयाबी मिली। सो ये कभी भी एक हार्मोनियस किस्म की इंस्टीट्यूट नहीं थी। और जो अब इसकी हालत हो गई है मुझे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि जब तक जी चाहता है स्टूडेंट्स ठहरे रहते हैं। एक 40 मिनट की फिल्म बनाने के लिए उनको 5 साल लगते हैं या 6 साल। और माय विजन और माय कंसेप्शन एंड माय फिल्म एंड माय परफेक्ट कास्टिंग और ये सब देखते हैं बंबई में आके ये बातें कहाँ तक आपकी आया रहती हैं कि कौन आपको 5 साल देगा 40 मिनट की फिल्म बनाने के लिए बंबई में। तो थिएटर हो या फिल्म हो, ये बहुत ही सुपरफिशियल और एक इल्यूजन इनके दिमाग में, जिन लोगों के दिमाग में था वो कुछ ऐसी फिल्में बना रहे थे या इस तरह से काम कर रहे थे, लेकिन इट्स अ सीरियस बिजनेस। ये सोच बहुत कम लोगों में थी, ऐसे आपको लगता है? टीम वर्क, यस, दैट इज द थिंग जो एस्केप कर जाती है लोगों को। टीम वर्क तो जरूर है, लेकिन जो कोई टीम में है इन्वॉल्व, उनकी भी कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं उसके उसको देखने के लिए। नॉट नेसेसरी, क्योंकि लेखक का अगर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग है और सब उससे सहमत हैं तो फिर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी काम का नहीं है, आपको लेखक का पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है और जो स्टूडेंट वर्क है, ये कोई मास्टरपीसेस तो नहीं बन रही है, स्टूडेंट वर्क है। अगर आप भाई सारे डायरेक्टरिंग स्टूडेंट्स भी तो ऐसे नहीं थे जो बहुत ही कमाल की फिल्में बनाते थे, तो आप एक्टरों से क्यों उम्मीद करते हैं कि कमाल के एक्टर्स होंगे? भाई वो भी तो सीख रहे हैं। एफटीआई से बाहर निकलने के बाद आपने तुरंत शाम बेनेगल के साथ काम किया और उसी के साथ साथ आप कुछ अलग सी फिल्में भी कर रहे थे जो थोड़ी सी कमर्शियल कहलाई जा सकती है। तो थोड़ी सी नहीं, काफी कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल। तो उसमें भी कोई ऐसी फिल्म हो सकती है आपको याद आती है कि वो कमर्शियल थी लेकिन फिर भी कुछ मुझे करने का कोई एक सेटिस्फैक्शन पैसों के साथ भी मिल गया? पैसों का सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा है। तो सिर्फ आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन नहीं होता दुनिया में, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। तो उनमें जो मुझे करने को मिला उनके हिसाब से बहुत ही चैलेंजिंग था कि गाने भी गाने हैं, डांस भी करना है, इमोशनल सीन भी करने हैं, रोमांस भी करना है। अब इन सब कामों के लिए मैं कितना नामुनासिब था, ये सुनैना जैसी फिल्म करके मुझे पता चला। और किसी ने मुझे बंदूक दिखा के नहीं कहा था कि ये फिल्म करो, मैंने अपनी मर्जी से की थी, क्योंकि जाहिर है मैं भी पॉपुलर होना चाहता था, मैं भी ऐसी फिल्म करना चाहता था जो पूरा मुल्क देखे।
और मुझे पसंद करे तो मैंने की, पर वो मेरे बस की बात ही नहीं थी, ये मुझे बहुत जल्दी पता चल गया। कमर्शियल फिल्मों में लोग पूछते हैं कि चैलेंज क्या होता है। कमर्शियल फिल्मों में काम करना आसान नहीं होता। भले ही वो फिल्में मुझे अच्छी लगती हो या ना लगती हो, पर उनमें काम करने की एक अलग रियलिटी होती है जिसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप उसमें अच्छा काम करना चाहें, और उन फिल्मों के लिए आपके दिल में स्नेह ना हो और उन फिल्मों की दुनिया आपके लिए सच्ची ना हो, तो उन फिल्मों में आप अच्छा काम नहीं कर सकते। जी। कुछ एक्टर्स हैं जो कर लेते हैं, मैं नहीं करता। जी। एक आपकी फिल्म है खुदा के लिए, जिसके लिए आपको पाकिस्तान जाके शूट करना पड़ा, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं उसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समझता हूँ, इसलिए कि मेरी तरबियत एक ऑर्थोडॉक्स मिडिल क्लास मुस्लिम हाउस होल्ड में हुई थी, यूपी में। 1949 की मेरी पैदाइश है, पार्टीशन से 2 साल बाद। तो पार्टीशन वगैरह तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं बहुत छोटा था तब से ही हॉरर स्टोरीज सुनते रहे हम लोग पार्टीशन के बारे में। और जाहिर है कि हिंदू घरानों में और सिख घरानों में मुसलमानों के बारे में इसी तरह की कहानियां सुनाई जाती होंगी सबको। मेरे वालिदैन जो थे, माय पेरेंट्स, वो कट्टर नहीं थे, लेकिन इबादत वगैरह में बिलीव करते थे, इसलिए हमें भी ये कुरान शरीफ पढ़ना बचपन से सिखाया गया था, जिसके लिए मैं शुक्र मनाता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं अरबिक अल्फ़ाबेट से फेमिलियर हूँ और अब जाके मैंने उर्दू पढ़नी शुरू की है रवानी सा। तो एक मौलवी साहब आया करते थे जो हमें कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और अक्सर हम जब उनसे इसका मतलब पूछते थे तो उनको खुद मालूम नहीं होता था कि इसका मतलब क्या है। और इस तरह की बातें बताई जाती थी कि कौन कहता है दुनिया गोल है, अगर गोल होती तो गिर नहीं पड़ते, और अगर दुनिया चल रही, इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें जो अक्सर जो लोग आज भी मानते हैं कि दुनिया तो चपटी है और दुनिया की इर्द गिर्द सारी कायनात घूमती है वगैरह वगैरह। तस्वीरें देखना हराम है, मौसीकी सुनना हराम है वगैरह वगैरह, जो बिल्कुल ये बातें कहाँ से पैदा हुई है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि कहीं किसी जगह कुरान में या हदीस में इन बातों का जिक्र बिल्कुल नहीं है। और खुदा के लिए का जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो पहले तो मैंने कहा भाई पाकिस्तानी फिल्में मैं नहीं करूँगा, बहुत बुरी फिल्में आप लोग बनाते हैं, जो कि सच बात है। पंजाबी की एक्शन ड्रामा बहुत ही वो खून खराबे की। तो उसने कहा कि मैं 2 पेज आपको भेज देता हूँ, वो आप पढ़ लीजिए। तो वो 2 पेज उसने मुझे भेजे, जिनमें ये सारे मसले जिनसे मैं बचपन से ही डिसएग्रीमेंट में था, कि दाढ़ी बढ़ाना क्यों जरूरी है मुसलमानों का, रखने के ऊपर पजामा पहनना क्यों जरूरी, ये हम अपनी आइडेंटिटी का ऐलान क्यों करना है हमें जरूरी लगता है। और अबाउट म्यूजिक, अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स, अबाउट ऑल दीज थिंग्स इस फिल्म ने टैकल किया उन सब सवालों को इस तरह से कि एक भी फंडामेंटलिस्ट कोई इतना भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाया, क्योंकि उस लेखक ने और निर्देशक ने इतना अच्छा रिसर्च किया था कि कोई भी उनकी बात में कोई गलती नहीं दिखा पाया। और उसने मेरा जो आर्गूमेंट था उसने साबित कर दिया कि ये सारी बातें बिल्कुल बकवास हैं और इनको ये बातें कोई अहमियत नहीं रखती, हमें असली मसलों पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट उन्हीं दौरान कुछ किस्सा हुआ था, किसी मुल्ला ने एतराज़ किया था कि सानिया मिर्ज़ा इतने छोटे छोटे से कच्चे पहन के क्यों खेलती है। तो मेरा जवाब था कि भाई आप देखते क्यों, खामी आपकी नज़र में है, उसमें नहीं। बिल्कुल। हा खूपच एक महत्त्वाचा अनुभव ॲक्टर, कलावंत आणि माणूस म्हणून या निमित्ताने आपल्याला ऐकायला मिळालेला आहे। गेल्याच आठवड्यात नागपूरमध्ये माझी एक मुलाखत झाली होती, तेव्हा अचानकच असं तोंडातून वाक्य निघालं होतं की डॉक्टर लागू हे
मराठी रंगभूमीला पडलेलं सुंदर स्वप्न आहे. आणि तसंच मला आज नसीरबद्दल पण म्हणावं असं वाटतं की भारतीय रंगभूमीला पडलेलं सुंदर स्वप्न म्हणजे आपलं नसीर आहे. सो डॉक्टरांसाठी आणि नसीरसाठी एकदा आपण जोरदार टाळ्या वाजवूया. अब ये सवाल ऐसा है कि हर कलाकार चाहता है आपके साथ काम करे, तो आपको किसके साथ काम करने की इच्छा है? मेरी जितनी फैंटेसी थी वो सब पूरी हो चुकी है. वहीदा रहमान के साथ मैं काम नहीं कर सका कभी, इसका मुझे अफसोस हमेशा रहेगा. ऐसे और कई हैं. काश मैं डॉक्टर लागू के साथ या नीरू भाऊ के साथ स्टेज पर काम कर सकता, नहीं कर सका. हालांकि डॉक्टर लागू का एक नाटक मैंने देखा है, सूर्य पाहिलेला माणूस, जो मैंने उनको जाके बताया कि मैं जब 20 साल का था तब मैंने ये किया था कॉलेज में. लेकिन और बाकी जितनी भी फैंटेसीज थी, नूतन जी मुझे बहुत अच्छी लगती थी. उनके साथ एक छोटा सा सीन मैंने किया कर्मा में. और हाँ, एक शॉट था सिर्फ, लेकिन उनसे मुलाकात तो हुई. और हेलन के साथ भी मैंने काम किया. तो कोई फैंटेसी रह नहीं गई है. शुक्र मनाता हूँ.